പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ ആദ്യ സിറ്റിംഗിനായി അംഗങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. संसदगण प्रस्थान कर चुके हैं संसद के पुराने भवन से और नए संसद भवन में आगमन एक एक करके होता हुआ। सांसदों के साथ नए संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नया परिसर, नया संसद भवन, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नया आगाज और सांसदों का उत्साह। और ये उत्साह नारों में आप सुन सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जिन द्वारों से प्रवेश किया गया है उनके बारे में बता दें कि नए संसद भवन के ये द्वार सिर्फ संसद भवन के प्रवेश द्वार ही नहीं हैं, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भी प्रवेश द्वार हैं। तो इन द्वारों से प्रवेश करते हुए माननीय सांसदगण, प्रधानमंत्री ने उनकी अगुवाई की। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत का विहंगम दृश्य जो है वो नए संसद भवन में जो है दिख रहा होगा। संसद के नए भवन के पूरब में उत्सव द्वार है, गरुड़ द्वार है, वहीं उत्तर में उत्सव द्वार गज द्वार है। दक्षिण की बात करें तो अश्व द्वार है, उत्तर पूर्व में हंस द्वार है और दक्षिण पूर्वी द्वार शार्दुल द्वार है। तो वहीं पश्चिम में मकर द्वार है। तो ये 6 द्वार संसद में प्रवेश करने के, और हर द्वार जो है वो एक कहानी कहता है, इतिहास से प्रेरित है और उसका अपना एक निहित संदेश है। इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते कदम, नए युग का शुरुआत, नए संकल्प के साथ नए भवन में प्रवेश। संसद के नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, जिसने लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है, एक सीख दी है, आज वो एक नए कलेवर की तरफ रुख कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश कर रहा है और नए परिसर की तरफ प्रस्थान करता हुआ हमारा संसदीय सफर, जिसकी आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा वही है, लेकिन एक नए शरीर में ये प्रवेश कर रहा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक, बेहद भावुक पल। नया परिसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां कुछ ही पलों में हम कार्रवाई की शुरुआत होते भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। यहां 850 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था है। तमाम सांसद बैठ सकते हैं। जो नई लोकसभा की अगर हम बात करें, उसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का आकार दिया गया है, जहां बैठने की वर्तमान क्षमता जो अभी रही थी पुराने संसद भवन में, उससे 3 गुना ज्यादा कर दी गई है। तमाम ऐसी जरूरतें भी हमारे सामने थी, जिस वजह से अलग अलग सांसदों से ये आग्रह भी आ रहा था कि अब हमें नए संसद भवन की जरूरत है, जिसके बाद आज हमें अपना नया संसद भवन मिल गया है और नए परिसर की तरफ उसी लोकतंत्र की मजबूती, उसी आत्मा के साथ प्रवेश करते हम। राज्यसभा की बात करें तो यहां 348 सीटें होंगी, जो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर है। साथ ही नए भवन में जो संयुक्त सत्र अगर होता है, उसके लिए 1200 से ज्यादा, 1250 से ज्यादा सीटों का समागम है। यहां 2 विधायी कक्षों के अलावा नया परिसर केंद्र है, जहां अतिरिक्त संवैधानिक हॉल भी है। इसके अलावा बहुत सारी खासियतें हैं जो हमारे इस नए संसद भवन से जुड़ी हुई हैं। जहां नवीनतम तकनीक है, तो दूसरी तरफ इतिहास और संस्कृति को समेटे तमाम गलियारे भी हैं। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, हमारी संसद, और इस आत्मा को आज एक नया शरीर मिल रहा है। नए युग की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसका हर देशवासी उसी उत्साह के साथ स्वागत कर रहा है, जैसा ये तमाम सांसद इस समय महसूस कर पा रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अमरेंद्र, हम देख रहे हैं बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लीड कर रहे हैं और पीछे पीछे जो तमाम सांसद हैं वो अब नए परिसर में दाखिल हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? आज हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होते देखेंगे। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? प्रीति, आज का दिन खासा ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है जब संविधान सदन के गेट नंबर 4 से सभी सांसद प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में निकले। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा संसद भवन गूंज रहा था। एक नया उत्साह सांसदों में था और खासकर जब बात की जाए नूतन और पुरातन के नए युग की, तो जब पूरा एक लंबी लोकतंत्र की यात्रा पुराने सदन ने देखी है तो नए सदन में പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പാർലമെന്റ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സഭാംഗങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ സിറ്റിംഗ് ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും. 96 വർഷത്തെ ചരിത്രം പേർന്ന പഴയ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായ നീക്കത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് സഭ കടക്കുന്നത്. ലോക്സഭയിൽ ഇന്ന് ആദ്യ സിറ്റിംഗിൽ ആദ്യ ബില്ലായ വനിതാ ബില്ല് തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു. 33% സ്ത്രീ സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബിൽ നിയമമായി മാറുന്നു, ഉടൻ മാറുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ആർ രാഗേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. രാഗേഷ്, പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് സഭാംഗങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുതിയ സഭയിലെ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് അത് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനിയുള്ളത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പഴയ മന്ദിരം, പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ മന്ദിരത്തിലെ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. 1:15-നാണ് സിറ്റിംഗ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ ഹാളിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ഈ പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി, ഉപരാഷ്ട്രപതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് സാക്ഷിയായതാണ് ഈ സെൻട്രൽ ഹാൾ. അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഹാളിന്റെ ചരിത്രമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പാക്കിയ ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടന, ഒപ്പം തന്നെ മുത്തലാഖ് അടക്കമുള്ള നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം അത് പാർലമെന്റ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുമെന്ന് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യം, നിലവിലെ പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം അത് ഭരണഘടനാ മന്ദിരം എന്ന് അറിയപ്പെടും എന്നുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം മറ്റ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, BJP-യുടെ അംഗങ്ങൾ, MP-മാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1:15-നാണ് സഭാ നടപടികൾ, ലോക്സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക. രാജ്യസഭ 2:15-ന് തുടങ്ങുമെന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആദ്യ സിറ്റിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത വനിതാ സംവരണ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ചരിത്രഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. അന്ന് തന്നെ ആദ്യ ബില്ലായി തന്നെ വനിതാ സംവരണ ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ചർച്ച നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നാളെ ചർച്ച നടക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. അക്കാര്യത്തിലൊരു കൃത്യതയും 1:15-ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും നാളെ തന്നെ ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസ്സാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കാരണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്തുണയുണ്ട്. മറ്റന്നാൾ രാജ്യസഭയിലും ബിൽ കൊണ്ടുവരും. ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ലോക്സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. ആര്യ. ശരി, ആർ രാഗേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് സഭാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പാർലമെന്റ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലായിരിക്കും പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം അറിയപ്പെടുക. 1:15 ഈ പുതിയ പാർലമെന്റിലെ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് അത് ആരംഭിക്കും. വനിതാ ബില്ല് അതായിരിക്കും ആദ്യ സിറ്റിംഗിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കുക. അത് ചരിത്രപരമായ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് സഭ കടക്കുക എന്നുള്ള സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട്. ആർ രാഗേഷ് തുടരുന്നുണ്ട്. രാഗേഷ്, ഇതിപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വനിതാ ബില്ല് ആദ്യ സിറ്റിംഗിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ചർച്ച നാളെ നടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും അല്പസമയത്തും തന്നെ ലോക്സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ
വ്യക്തത വരും. ഏതായാലും ഈ ബിൽ ഈ നടപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ, പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ പാസ്സാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നാളെ ആയിരിക്കുമോ അതോ ഇന്ന് തന്നെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യക്തത വരാനുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ നാളെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. മറ്റന്നാൾ രാജ്യസഭയിലും ചർച്ച പൂർത്തീകരിക്കും. ഏതായാലും ഈ ബില്ല് പാസ്സാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് 2/3 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ലോക്സഭയിലെ NDAയുടെ അംഗബലം അനുസരിച്ച് 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പ്രയാസമില്ല. രാജ്യസഭയിലാണ് NDAക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തത്. പക്ഷെ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണ ഈ ബില്ലിൽ സർക്കാരിനൊപ്പമുണ്ട്, ബില്ലിന് ഉണ്ട്. കാരണം UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2010 രാജ്യസഭയിൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സായതാണ്. അന്ന് ഇടതു പാർട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ BRS അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ സമാനമായ ആവശ്യമായി രംഗത്തുണ്ട്. നേരത്തെ BRS നേതാവ് K. കവിത പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. वहां पहले पहुंचे हुए थे, सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और ये ऐतिहासिक तस्वीरें क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चैम्बर में आगमन। പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സഭാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഭ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ സിറ്റിംഗ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ER രാഗേഷ് തുടരുന്നുണ്ട്. രാഗേഷ്, ഈ ബില്ലിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, അതായത് നമ്മൾ പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വിഭിന്നമായി വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ സവിശേഷതകളോടി ഈ നിമിഷം. തീർച്ചയായും പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. കാരണം പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സംയുക്ത സമ്മേളനം, അതായത് 2 സഭകളെയും ഒക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ സംയുക്ത സമ്മേളനം സെൻട്രൽ ഹാളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കാറുള്ളത്. കാരണം 543 അംഗങ്ങൾ ലോക്സഭയിലുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കാരണം അതിനുള്ള സ്ഥലപരിമിതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം കുറച്ചുകൂടി വിശാലമാണ്. അതായത് ലോക്സഭയിൽ തന്നെ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളെയും, ഏതായാലും സംയുക്ത സമ്മേളനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ തന്നെ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന അത്ര സ്ഥല സംവിധാനം, ഇരിപ്പിട സൗകര്യം പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മാത്രവുമല്ല സെൻട്രൽ ഹാൾ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കൈമാറ്റത്തിനടക്കം സാക്ഷിയായ സെൻട്രൽ ഹാൾ ആയിരുന്നു പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയെങ്കിൽ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ സെൻട്രൽ ഹാൾ ഇല്ല. പകരം ഈ സംയുക്ത സമ്മേളനമൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യത ലോക്സഭയിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഏതാണ്ട് 900-ഓളം അംഗങ്ങളെ 1000-ലധികം അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സംവിധാനം നിലവിലെ ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സർക്കാർ ഉദ്ഘാടന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത്. അങ്ങനെ വിശാലമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം. രാജ്യസഭയിലും സമാനമാണ് സാഹചര്യം. ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും തന്നെ ലോക്സഭയിൽ അവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്ത് തന്നെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സഭയിലെത്തുന്നതോടുകൂടി സഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകും. ആര്യ. ER രാഗേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സഭാംഗങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇരിപ്പിടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്പീക്കർ ഓം ബിർള കൂടി എത്തിയതിനു ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. രാഗേഷ്, 33% സ്ത്രീ സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബില്ലാണ്. അത് നിയമമായി മാറാൻ പോകുന്നത്. വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ പോലും ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ ബില്ല് പാസ്സാവുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൂടി. ഈ ബില്ല് കാരണം 1996 മുതൽ ഈ ബില്ല് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ലോക്സഭയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1996 ദേവഗൌഡ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ആദ്യമായി ലോക്സഭയിൽ ഈ ബില്ല് വരുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലെത്താൻ അന്ന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് 98 ഈ ബില്ല് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് 2003 വന്നു. അതിനുശേഷം 2008 UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്. ശരി രാഗേഷ്, തുടരുക. ഇപ്പോൾ സഭാ നടപടികൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക്
माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें।
आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृतकाल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज
संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी
मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है यत् भावो तद् भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावो तद् भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के, मैं आशा करता हूं अध्यक्ष जी, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें,
देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं, और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए, और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता, विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा, आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें, और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं।
आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना, और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सब के लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में
हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं, और इसके साथ साथ हमारी देश के हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष
हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर, नया मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादातों की चलते, खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी। और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं। ये नए सदन से, ये आप लोगों का ही विरासत, जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला, और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। यही मनसा के साथ ये नया सदन में पाए रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ദിനമാണിതെന്ന് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നതിനൊപ്പം പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകി സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് സഭയിൽ അജണ്ടയിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യത്തോടുകൂടി എടുത്തിട്ടുള്ള സഭയിൽ ആദ്യ ബില്ലായി വരാൻ പോകുന്ന വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സഭയിൽ സംസാരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഒന്നാകെ നേട്ടത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമായി മാറാൻ പോകുന്ന പുതിയ ബില്ല്, അത് 3 പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ NDA സർക്കാരിന്റെ കൈകളിൽ കൂടി അത് നിയമമായി മാറുന്നതും രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശേഷം ഇപ്പോൾ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം. ഈ പരിപാടി